साल था 1908। एक ऐसा साल जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पूरी वैचारिक नींव में एक बहुत गहरी दरार पैदा कर दी थी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास की एक ऐसी घटना की परतें खोलने जा रहे हैं जो सुनने में तो शायद सिर्फ एक बम धमाका लगता है, लेकिन असल में इसने उस दौर के सबसे बड़े नेताओं को दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं में बांट कर रख दिया था। तो चलिए सीधे चलते हैं मुजफ्फरपुर की उस रात में और समझते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर 1908 में एक गलत दिशा में फेंके गए बम ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के वैचारिक केंद्र को इस हद तक कैसे विभाजित कर दिया। इस बड़े राजनीतिक तूफान को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें उस समय के तनावपूर्ण माहौल और एक बेहद युवा लड़के प्रफुल्ल चाकी के जीवन को करीब से देखना होगा। ये वो दौर था जब बंगाल प्रेसिडेंसी में चारों तरफ ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक भयानक आक्रोश उबल रहा था। प्रफुल्ल चाकी का जो सफर है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, बोगरा जिले का कुश्ती और लाठी चलाने का शौक रखने वाला एक एथलेटिक लड़का इतनी तेजी से इतना बड़ा कट्टरपंथी कैसे बन गया, जो घातक हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। अगर हम उनके बचपन को देखें तो जब वो केवल 9वीं कक्षा में थे, तभी छात्रों के एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें रंगपुर जिला स्कूल से निकाल दिया गया था। इसके बाद रंगपुर नेशनल स्कूल में वो कई बड़े भारतीय क्रांतिकारियों के संपर्क में आए, जिन्होंने उन पर बहुत गहरा असर डाला। और फिर अपनी किशोरावस्था के अंतिम दौर में ही वो बारिंद्र कुमार घोष के साथ कोलकाता चले गए और जुगंतर पार्टी में शामिल हो गए। आपको बता दूं, मुजफ्फरपुर की इस घटना से पहले भी उन्होंने सर जोसेफ बमफील्ड फुलर की हत्या का एक प्रयास किया था, जो हालांकि विफल रहा था। तो यहाँ ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ये जुगंतर पार्टी थी क्या। खैर, ये एक ऐसा क्रांतिकारी समूह था जिसका सीधा सा फोकस था ब्रिटिश अधिकारियों की लक्षित हत्याओं यानी टारगेटेड असैसिनेशंस के जरिए भारत को आज़ादी दिलाना। प्रफुल्ल चाकी ने समूह के उग्र तरीकों को पूरी तरह से अपना लिया था। यहां तक कि इस दौरान अपनी असली पहचान छुपाने के लिए उन्होंने अपना नाम बदलकर दिनेश चंद्र रे रख लिया था। अब इस जुगंतर पार्टी के रडार पर अगला नाम था मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड का। लेकिन सवाल यह है कि किंग्सफोर्ड ही क्यों? दरअसल कलकत्ता के पूर्व मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के रूप में किंग्सफोर्ड को वहां के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, बल्कि सख्त नफरत करते थे। वजह थी उनकी क्रूरता। वो राजनीतिक कार्यकर्ताओं और निर्दोष बंगाली लोगों को बहुत ही बेरहमी से फांसी और कठोर सजाएं देने के लिए कुख्यात थे। बस उनके इन्हीं निर्दयी अत्याचारों ने क्रांतिकारियों को मजबूर कर दिया कि वो किंग्सफोर्ड की हत्या की योजना बनाएं। और फिर दिन आया 30 अप्रैल 1908 का। मुजफ्फरपुर की उस रात इस बेहद सावधानी से बनाई गई योजना पर पल भर में अमल किया गया। प्रफुल्ल चाकी और उनके साथी खुदीराम बोस ने यूरोपीय क्लब के गेट के बाहर अपना मोर्चा संभाला। अंधेरा हो चुका था और तभी किंग्सफोर्ड की गाड़ी से हूबहू मिलती जुलती एक बग्गी वहां आती दिखाई दी। बिना एक भी सेकंड गंवाए इन दोनों युवा क्रांतिकारियों ने उस गाड़ी पर बम दे मारा और जैसे ही वो जोरदार धमाका हुआ, वो दोनों वहां से तुरंत फरार हो गए। लेकिन उस रात अंधेरे में एक बहुत ही भयानक चूक हो गई थी। जिस गाड़ी पर बम फेंका गया था ना, असल में उसमें मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड थे ही नहीं। गलत पहचान के कारण हुए इस धमाके में मुजफ्फरपुर बार के एक जाने माने स्थानीय वकील प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी की जान चली गई। निशाना कोई और था, लेकिन उस रात दो बिल्कुल निर्दोष अंग्रेजी महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये एक ऐसी दुखद सच्चाई थी जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े राजनीतिक तूफान को जन्म दे दिया। धमाके के तुरंत बाद ही पूरे इलाके में पुलिस की भारी घेराबंदी हो गई। इससे बचने के लिए चाकी और बोस तुरंत अलग अलग रास्तों से निकल भागे। प्रफुल्ल चाकी को एक रेलवे कर्मचारी त्रिगुण चरण घोष ने छिपने की जगह दी और मोकामा जाने के लिए ट्रेन के टिकट का भी इंतजाम कर दिया। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस ट्रेन के डिब्बे में चाकी सफर कर रहे थे, उसी डिब्बे में नंदलाल बनर्जी नाम का एक तेज तर्रार पुलिस अफसर भी बैठा था। उस बंगाली अफसर ने चाकी को पहचान लिया और चुपचाप उनका पीछा करना शुरू कर दिया। सिर्फ 19, जी हां, केवल 19 साल। ये संख्या अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। 2 मई 1908 को मोकामा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे जब चाकी को ये एहसास हो गया कि अब बच निकलना नामुमकिन है और गिरफ्तारी तय है, तो इस युवा ने एक बेहद कठोर फैसला लिया। ब्रिटिश पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने और जिल्लत सहने के बजाय प्रफुल्ल चाकी ने अपनी ही रिवॉल्वर अपनी ठुड्डी के नीचे रखी और ट्रिगर दबा दिया। मात्र 19 वर्ष की इस छोटी सी उम्र में उन्होंने शहादत को गले लगा लिया और अपनी जान दे दी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बेहद खौफनाक और अराजक था।
पहचान पक्की करने के नाम पर अफसर नंदलाल बनर्जी ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और चाकी का सिर धड़ से अलग कर दिया। उस कटे हुए सिर को बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर में दफनाया गया। अब जाहिर है इस बर्बरता ने क्रांतिकारियों के बीच बदले की एक भयानक आग भड़का दी और जल्द ही श्रीशपाल और रैनन गांगुली नाम के 2 युवाओं ने नंदलाल बनर्जी की हत्या कर दी। इतिहास का एक दिलचस्प फुटनोट ये भी है कि दशकों बाद मशहूर इतिहासकार अमलेंदु डे ने उस खोपड़ी के डीएनए टेस्ट की मांग की थी। हालांकि उनका यह अनुरोध कभी पूरा नहीं हो सका। खैर, मुजफ्फरपुर की इस घटना का सबसे गहरा और दूरगामी असर राजनीतिक और वैचारिक पटल पर पड़ा। इस एक घटना ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को 2 बिल्कुल अलग खेमों में बांट दिया, जिसे हम इस तुलना में साफ देख सकते हैं। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जिन्होंने उन 2 निर्दोष महिलाओं की मौत पर गहरा दुख जताया और एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा कि हिंसा के रास्ते से भारत को आज़ादी कभी नहीं मिल सकती। वहीं दूसरी तरफ थे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने अपने मराठी अखबार केसरी में इन युवा क्रांतिकारियों के साहस की खुलकर तारीफ की और भारत के लिए तुरंत आज़ादी की मांग कर दी। यह भारतीय राजनीति में नरम दल और गरम दल के बीच की एक बहुत ही स्पष्ट लकीर बन गई थी। उस समय के एक बड़े वर्ग की भावनाएं तिलक के इस विचार में साफ झलकती हैं। उनका तर्क था कि हमेशा अनर्गल शक्ति का प्रयोग करने वाले शासकों को ये याद रखना चाहिए कि मानवता के धैर्य की हमेशा एक सीमा होती है और इसलिए हिंसा, चाहे कितनी ही निंदनीय हो, अपरिहार्य हो गई। उनके इस बेबाक और मुखर बचाव का नतीजा ये हुआ कि केसरी में इस लेख के छपते ही ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने तुरंत तिलक को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। तो इस एक्सप्लेनेयर के अंत में हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छूट जाते हैं। हिंसक क्रांति और अहिंसक प्रतिरोध के बीच के इस शुरुआती टकराव ने भारत की आज़ादी के उस लंबे और जटिल सफर को आखिर कैसे आकार दिया? जरा सोचिए, एक गलत दिशा में फेंका गया बम, एक युवा का बलिदान और 2 निर्दोष महिलाओं की मौत। इस एक रात के घटनाक्रम ने आने वाले कई दशकों तक चलने वाली वैचारिक लड़ाइयों की नींव रख दी थी। इतिहास की ऐसी ही घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आज़ादी की कीमत और उसे पाने के तरीके असल में कितने गहरे और जटिल रहे हैं।